और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल नंदा। हम बात कर रहे थे क्लॉजेज की, और क्लॉजेज में हम पढ़ रहे थे, अपने पास में था एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाला। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का हम आज आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम वाले की। तो देखते हैं आगे अपने पास में आज है वाइल का यूज। ठीक है, वाइल का यूज हम किस प्रकार करते हैं? तो वाइल का यूज हम करते हैं कि जिस समय के अर्थ में, इसके लिए करते हैं जिस समय का अर्थ होता है, वाइल का मतलब जिस समय। ठीक है, तो जिस समय के अर्थ में हम क्या करते हैं, साथ साथ हो रहे कार्यों के लिए, यानी कि जो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, वाइल का प्रयोग करते हैं। तो जो कार्य एक साथ हो रहे थे उनके लिए जिस समय के अर्थ में हम वाइल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में है उदाहरण, दे वर स्लीपिंग। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस है, दे वर स्लीपिंग वाला, वे सो रहे थे, और उसी दौरान क्या हुआ, थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। चोर है घर में घुस गए, चोरों ने घर में सेंध मार। तो यहाँ पे देखो दोनों काम एक साथ हो रहे नहीं, वो सो रहे थे उसी समय चोर घुसे, तो क्या हो गया, तो दो कार्य जो एक साथ हो रहे हैं उनके लिए हम जिस समय के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसका इस प्रकार कर देंगे हम कि दे वर स्लीपिंग while the thieves broke into the house। वे सो रहे थे जब चोरों ने घर में सेंध मारी, या जब चोर घर में घुसे उस समय वो सो रहे थे। तो इसलिए जिस समय के अर्थ में हम while का प्रयोग करते हैं। अपने पास में दूसरा उदाहरण है, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा था। माई सिस्टर वॉज रीडिंग। मेरी बहन है वो पढ़ रही थी। दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, एक ही साथ हो रहे हैं। भाई एक जना पढ़ रहा है और एक क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो दोनों कार्य साथ हो रहे हैं। तो ऐसे कार्य जो साथ साथ होते हैं और जिस समय के अर्थ में हम वाइल का प्रयोग करते हैं, तो इसको इस प्रकार कर देंगे, या तो ऐसे कर दो, वाइल आई was watching TV, my sister was reading। मेरी बहन पढ़ रही थी जबकि मैं क्या कर रहा था, या जिस समय मैं पढ़ रहा था मेरी बहन क्या कर रही थी, जिस समय मैं टीवी देख रहा था मेरी बहन क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। तो इसलिए जबकि के अर्थ में, जिस समय के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का प्रयोग हम करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, एज सुन एज की बात करते हैं। एज सुन एज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो एज सुन एज का प्रयोग करते हैं जैसे ही के अर्थ में, यानी कि जो दो कार्य होंगे, दो कार्यों में से जो पहला कार्य है वो समाप्त होते ही क्या हो जाएगा, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, दो कार्यों में से एक कार्य है जो पहला कार्य है, जैसे ही समाप्त होगा दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एज सुन एज का प्रयोग हम करते हैं। और जो पहला कार्य समाप्त हो रहा है उसके पहले हम क्या करेंगे, एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही के अर्थ में जब एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, एक कार्य समाप्त हुआ कि हुआ नहीं, कि उससे पहले क्या हो गया, दूसरा कार्य शुरू हो गया। जैसे आई रीच्ड स्कूल, मैं विद्यालय पहुंचा। द बेल रैंग, घंटी बजी। तो दो कार्य है, एक विद्यालय में पहुंचना और दूसरा घंटी का बजना। तो जैसे ही वो विद्यालय में पहुंचता है घंटी बजती। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, विद्यालय में पहुंचना। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, एज सुन एज आई रीच्ड स्कूल, कॉमा द बेल रैंग, घंटी बजी। तो जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बजी। या ऐसे करोगे, जैसे ही घंटी बजी मैं विद्यालय पहुंचा। ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा। ठीक है, पहला काम क्या होगा, पहुंचने का कार्य होगा, और उसके दौरान, उसी दौरान क्या होगा, जैसे पहुंचे घंटी बजेगी। तो जो इस प्रकार इसमें हम एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ही सा मी, उसने मुझे देखा। ही कॉल्ड मी, और मुझे पुकारा, उसने मुझे पुकारा। तो कब पुकारेगा, जब देखेगा तभी पुकारेगा। तो उसने मुझे देखा और मुझे पुकारा। तो जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे आवाज लगाई या मुझे पुकारा या बुलाया। तो
क्या हो जाएगा, as soon as he saw me, he called me। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे आवाज लगाई या मुझे पुकारा। ठीक है, तो जो दो कार्यों में से पहला कार्य समाप्त होते है, दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तो वहां पर as soon as का प्रयोग हम करते हैं। बात करते हैं अगले, अपने पास में टाइम एडवर्ब की बात करते हैं, तो टिल और अनटिल है। ध्यान ये देना, टिल और अनटिल में कोई फर्क नहीं है, दोनों को हम आपस में लिख सकते हैं। टिल के स्थान पर अनटिल हो जाएगा, अनटिल के स्थान पर टिल का प्रयोग हो जाएगा। तो टिल और अनटिल है, उन दोनों में किसी प्रकार का फर्क नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, बस स्पेलिंग का अंतर होता है, बाकी दोनों समान होते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब तक कि नहीं के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, टिल या अनटिल का प्रयोग हम जब तक कि नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण है, वेट हियर, इंतजार करो, यहाँ इंतजार करो, द लाइट चेंजेस टू ग्रीन, जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, जब तक कि लाइट है वो ग्रीन यानी हरे में परिवर्तित नहीं हो जाती है, तब तक आप यहाँ पर क्या करो, इंतजार करो। तो जहाँ जब तक कि नहीं करते हम करेंगे अनटिल का प्रयोग। तो वेट हियर, अनटिल या टिल, तो दूसरा क्लोज है ना, दूसरा वाक्य वो क्या कर रहा है, इस अर्थ को प्रकट करेगा कि जब तक कि नहीं के अर्थ को प्रकट करेगा। या ऐसे करेंगे क्या, टिल अनटिल वेट हियर, जब तक कि यहाँ इंतजार न करें, नहीं करें। या फिर ऐसे करें कि यहाँ इंतजार करो जब तक कि लाइट है वो हरी या ग्रीन नहीं हो जाए, तो ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दूसरा क्लोज है उसके पहले हम अनटिल का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वेट हियर टिल या फिर अनटिल, दोनों में से एक कोई भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। वेट हियर टिल या अनटिल द लाइट changes to green, the light changes to green, इस प्रकार से इसको हम करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में एग्जांपल है, डोंट मूव, आई से, डोंट मूव, हटना मत या हिलना मत, आई से, जब तक कि मैं नहीं कहता हूं, जब तक मैं नहीं कहता हूं आपको हटना नहीं है। ठीक है, तो इसका ऐसा हो जाएगा, डोंट मूव टिल या अनटिल आई से, हटना मत जब तक कि मैं नहीं कहूं। ठीक है, तो यहाँ पर टिल और अनटिल का प्रयोग हम करते हैं जब तक कि नहीं के अर्थ में। इस प्रकार से टिल और अनटिल का प्रयोग हम करते हैं। तो बात करते हैं हम अगले अपने टाइम एडवर्ब की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगले टाइम एडवर्ब की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं हम अगले टाइम एडवर्ब की। तो अगला टाइम एडवर्ब अपने पास में क्या है, नो सूनर और नो सूनर देन। नो सूनर के बाद का जो शब्द आएगा वो देन आएगा, यानी कि नो सूनर और देन का पेयर होता है, जोड़ा होता है, वो हमेशा नो सूनर के साथ में देन शब्द का यूज होता है। इसी प्रकार हार्डली और स्कार्सली है, हार्डली और स्कार्सली वेन का प्रयोग होता है, यानी हार्डली और स्कार्सली और वेन का पेयर होता है, और नो सूनर और देन का पेयर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नो सूनर का साथ में क्या आएगा, देन आएगा, और हार्डली स्कैर्सली के साथ में क्या आएगा, वेन आएगा। अब इसका पैटर्न क्या होता है कि इसको हम जब वाक्य में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार इसका यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले जब भी हम नो सूनर से बनाएंगे या हार्डली स्कैर्सली से बनाएंगे तो सबसे पहले ये वाक्य में आ जाएंगे। तो नो सूनर या हार्डली स्कैर्सली हो गया। अगर नो सूनर से बना रहे हैं तो नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी, और डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब। तो बताया आपको पता है जहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं तो फिर वहां पर मेन वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। सिंपल पास्ट में हम पढ़ते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पढ़ते हैं कि डिड अगर हम यूज कर रहे हैं, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं तो डिड अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा पहले सेंटेंस का।
फिर क्या आएगा, हमें देन का यूज करना है, नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग करना है। उसके बाद में दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फिर उसकी मेन वर्ब है, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने पास में आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं, नो सूनर से बनाते हैं। तब यदि हम उस सेंटेंस को हार्डली और स्कार्सली से बनाते हैं तो हार्डली और स्कार्सली के बाद में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, हैड वर्ब यूज होती है। और हेड के बाद में सब्जेक्ट आएगा पहले सेंटेंस का, और उसके बाद में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि हेड है वो परफेक्ट टेंस में आता है, तो हेड के बाद में वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो जो अपने पास में वर्ब है उसको हमें किस में चेंज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अपने वर्ब है जो किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट अपने पास में देगा वो फिर वेन का प्रयोग करना है, हार्डली और स्कार्सली के साथ में किसका प्रयोग करना है, वेन का प्रयोग करना है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट अपने पास में आ जाएगा। तो ये दोनों का पैटर्न रहेगा, नो सूनर देन का और हार्डली स्कार्सली वेन का, ये पैटर्न रखना है, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, अपने पास में एग्जाम्पल है ही सा मी और ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, ये आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि एज सुन एज वाला हमने पढ़ा था, एज सुन एज वाला, एज सुन एज और नो सूनर देन और हार्डली स्कार्सली व्हेन, ये ध्यान आपको रखना है कि एज सुन एज वाले वाक्यों के साथ में हम एज सुन एज वाले जो वाक्य हैं उन्हीं वाक्यों में हम किसका यूज कर सकते हैं, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, नो सूनर देन का और हार्डली स्कार्सली वेन का प्रयोग हम एज सुन एज वाले वाक्यों में भी कर सकते हैं। बशर्ते आपको करना क्या है, एज सुन एज में टेंस चेंज नहीं होता, वर्ब चेंज नहीं होती, कुछ भी चेंज नहीं होता, टेंस तो इसमें भी चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, नो सूनर के साथ में डिड लगाना है। यहाँ पर जैसी वर्ब दे रखी थी जैसी की वैसी हमें करना है, चेंज कुछ नहीं करना था, केवल हमें ये करेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर नो सूनर वाले में सारा का सारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिड हो जाता है, यहाँ पर हेड हो जाता है, बस यही फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। तो बात करते हैं अपन इनकी एग्जांपल्स की। जो एग्जांपल हमने एज सुन एज वाले में पढ़े हैं वही एग्जांपल हम यहाँ पर समझते हैं, उनको किस प्रकार से हम बनाते हैं। दोनों से बनाएंगे, इससे भी बनाएंगे और इससे भी हम वाक्य को बनाएंगे। देखते हैं, नो सूनर से बनाएंगे तो सबसे पहले ही वाक्य की शुरुआत देखो, अपने पास में जो पैटर्न रखा हुआ है उस पैटर्न में आप शब्दों को रखते जाओ, वाक्य अपने आप बनता जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, नो सूनर रखना है, तो नो सूनर का नो सूनर रख दो, हो गया। इसके बाद में हमें क्या रखना है, डिड रखना है, तो क्या हो जाएगा, डिड हो गया। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो नो सूनर डिड ही। अब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर देखो सा है, ये वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। तो नो सूनर डिड ही सी, और फिर ऑब्जेक्ट अपने पास में क्या है, मी है, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखो ऑब्जेक्ट के बाद में क्या रखना है, देन शब्द का यूज करना है, तो क्या कर दिया हमने, देन का यूज कर दिया, हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट रखना, तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही, और उसके बाद में वर्ब कॉल्ड और मी। दूसरे सेंटेंस की वर्ब जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। तो इस प्रकार से हमने किसमें चेंज कर दिया, नो सूनर देन में इस वाक्य को चेंज कर दिया। अब बात करते हैं हार्डली और स्कार्सली की। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें रखना है हार्डली और स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली। उसके बाद में हमें क्या रखना है, हेड रखना है, हार्डली स्कार्सली के बाद में क्या रखना है, हेड, पैटर्न के हिसाब से हेड हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही हो गया। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैड सीन, हैड ही सीन, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस का मी, और उसके बाद में हमें क्या रखना है,
वैन शब्द रखना है तो वैन रख देना है। वैन के बाद में क्या रखना है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट और वहां पर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो दूसरे सेंटेंस ऐसा कैसा रख दो, ही कॉल्ड मी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। इसी प्रकार से हम इस सेंटेंस को करते हैं, आई रीच्ड स्कूल, द बेल रैंग। ये वाला सेंटेंस है, इसको करते हैं तो दोनों से कर लेंगे हम। तो देखो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं तो नो सूनर से बनाएंगे। तो नो सूनर, और फिर नो सूनर के बाद में हमें क्या लगाना है, डिड लगाना है। नो सूनर के बाद में डिड हो गया। फिर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो आई हो गया। फिर जो वर्ब अपने पास में थी उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करना है तो यहाँ पर रीच हो गया। फिर क्या हो गया अपने पास में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्कूल। ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास में स्कूल। फिर क्या लगाना है अपने को, देन लगाना है तो ये देन हो गया। देन के बाद में क्या करना है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, द बेल, और फिर वर्ब, वर्ब अपने पास में रैंग है तो रैंग ऑब्जेक्ट अपने पास में है नहीं तो हमने इसको ऐसा कैसे रख दिया। तो नो सूनर डिड आई रीच स्कूल देन द बेल रैंग। और जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, और ठीक है, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बजी, तब घंटी बजी। इस प्रकार से इसको करते हैं। इसी प्रकार इसको हम हार्डली से करते हैं। तो हार्डली से जब इसको करेंगे तो इस प्रकार बन जाएगा, हार्डली स्कार्सली हैड, हार्डली स्कार्सली हैड आई रीच्ड स्कूल व्हेन द बेल रैंग। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं नो सूनर देन और हार्डली स्कार्सली व्हेन में। ये हो गया अपना एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम वाला। अब हम कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हल करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए अपने पास में कुछ उदाहरण है, इनको हम हल करते हैं किस प्रकार अपन एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को हल कर पाते हैं। देखिए, दे केम इन द ट्रेन स्टॉप्ड। अपने पास में दो सेंटेंस है, उसको हमें एज सून एज से कनेक्ट करना है। तो दे केम इन द ट्रेन स्टॉप्ड, जैसे ही वे अंदर आते हैं गाड़ी, जो ट्रेन है वो रुक जाती है। तो क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस को हम इस प्रकार कर सकते हैं, एज सून एज दे केम इन कॉमा द ट्रेन स्टॉप्ड। क्लियर है। अगले सेंटेंस में देखो, वेट हियर, अपने को टिल और अंटिल से कनेक्ट करना है, और दूसरा सेंटेंस अपने पास में सी रिटर्न्स। तो हमें इंतजार करना है जब तक कि वह वापस नहीं आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस वेट हियर, इसमें हम कर सकते हैं टिल या अंटिल सी रिटर्न्स। जब तक वह वापस नहीं आती है तब तक हमें क्या करना है, इंतजार करना। अगला सेंटेंस है, वी हैड रीच्ड द सन रोज। सेंटेंस को किस एडवर्ब से कनेक्ट करना है, बिफोर से कनेक्ट करना है। और बिफोर वाले में हमने पढ़ा था, बिफोर के बिफोर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ अपने को सेंटेंस में देखो पास्ट परफेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब हमें इस वर्ब के बाद में बिफोर का यूज करना है, क्योंकि बिफोर के बिफोर तो पास्ट परफेक्ट होता है। तो हम यहाँ यूज कर देंगे इसको, वी हैड रीच्ड, ठीक है, बिफोर द सन रोज, बिफोर द सन रोज। सूर्य उदय होने से पहले ही हम क्या हो गए थे, वहां पहुंच चुके थे, हम पहुंच चुके थे। इसके बाद में क्या हो गया, चौथा सेंटेंस, आई वॉज स्टडीइंग, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग। दो सेंटेंस है, वाइल से कनेक्ट करना है और दोनों कार्य साथ साथ हो रही है, और जहां कार्य साथ साथ होता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वाइल का प्रयोग करते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, आई वॉज स्टडीइंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग। आई वॉज स्टडीइंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग। पांचवा सेंटेंस अपने पास में है,
सी क्राइड फॉर वीक्स, वह कई सप्ताह तक रोती रही। सी हर मदर डाइड, उसकी माँ है वो मर गई थी। आफ्टर का प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पे देखो हैड वर्ब और था, हैड और था, ठीक है। हर मदर हैड डाइड, ठीक है, यहाँ पे था हर मदर हैड डाइड, क्योंकि उसकी माँ है वो मर चुकी थी। तो हमें आफ्टर का यूज करना है। तो देखो आफ्टर पास्ट परफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ा है। तो आफ्टर के आफ्टर पास्ट परफेक्ट, यानी इसका बाद में क्या हो गया, हैड डाइड हो गया। तो हमें कहाँ यूज करना है आफ्टर को, यहाँ पे यूज करना है। हैड पास्ट परफेक्ट से पहले यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, सी cried for weeks after her mother had died। उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी माँ मरने के बाद वह कई सप्ताह तक रोती रही। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम वाले को करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जो पेपर्स है, मॉडल पेपर्स हैं, या पिछले साल में जो पिछले वर्षों में जो पर्सन्स आए हुए हैं एग्जाम में, उनका हम हल करेंगे किस प्रकार से एग्जाम में जो पर्सन आए हैं और किस प्रकार उनको हम करते हैं। तो बात करते हैं जो पर्सन आए हैं पिछले वर्षों में उनकी। देखिए बात करते हैं अपने पास में 2014 और 2015 का जो पेपर में पर्सन आए हुए हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो कौन कौन से पर्सन वो आए थे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले 2014 की बात करते हैं। तो 2014 में एक पहला सेंटेंस आया था, द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री, द ट्री वाज प्लांटेड माय ग्रैंडमदर, ठीक है, प्लांटेड बाय आएगा, ठीक है, द ट्री प्लांटेड माय ग्रैंडमदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में कौन सा शब्द है, विच से हमें कनेक्ट करना है। द ट्री वाज प्लांटेड बाय माय ग्रैंडमदर, ठीक है, यहाँ पे बाय है। अब हमें करना क्या है, विच का प्रयोग करना है। और अब आपको पता है विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम किसी वस्तु या जानवर के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं या विच का प्रयोग हम करते हैं। तो अपने पास में विच दे रखा तो विच से ही करेंगे, ठीक है। तो विच का प्रयोग करेंगे तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो ट्री की बात हो रही है और यहाँ पे ट्री की बात हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान है। तो ऑब्जेक्ट के बाद में जब यूज करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा इसका, द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री। तो यहाँ पे देखो ओल्ड ट्री है ना, इसकी बात हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के समान है। तो हमें क्या करना, विच का प्रयोग दोनों सेंटेंस के बीच में करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच हो जाएगा, विच वॉज प्लांटेड बाय माय ग्रैंडमदर। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। अगला अपने पास में है, अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है दैट से, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, बात कर रहे हैं विच भी रिलेटिव प्रोनाउन, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो द मूवमेंट और द मूवमेंट दोनों सेम है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से समान होता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को कहाँ यूज करते हैं, दोनों सेंटेंसेस के बीच में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको हटा देंगे और उसके साथ में क्या रखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड, जो कि उसके मित्र के द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रकार अब बात करते हैं 2015 की। 2015 में क्या है, राजवीर हेल्प्स द नीडी पीपल। राजवीर क्या करता है, जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। ही इज लाइक्ड बाय एवरीवन, और उसे सब लोग पसंद करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हु का यूज करना है। देखो राजवीर के लिए क्या आया है, ही आया है। राजवीर के लिए क्या आया, ही आया। तो हमें ही को हटा करके क्या करना है, हु का प्रयोग करना है। हु का प्रयोग किसी सब्जेक्ट के लिए होता है, सब्जेक्टिव केस के लिए होता है, किसी पर्सन के लिए होता है। तो यहाँ पे राजवीर पर्सन है और इसको हटा करके हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे हु का। तो
तो ऐसे हो जाएगा राजवीर हु इज liked by everybody helps the needy people, help the needy people। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो अगला सेंटेंस अपने पास है, माई मदर रीड्स द बुक डेली। मेरी माँ है पुस्तक को रोजाना पढ़ती है, तो द बुक डेली पढ़ती है। द बुक की बात हो रही है। माई अंकल गेव इट, ये इट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमें विच का प्रयोग करना है। ठीक है, वस्तु है बुक, क्योंकि वस्तु की बात हो रही है, विच बात हो रही है तो वस्तु की, तो यहाँ पे माई मदर के लिए नहीं आएगा, किसके लिए आएगा, बुक के लिए। और बुक के लिए क्या यूज हुआ है यहाँ पर, इट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इट को हटा करके इसके स्थान पर क्या रखना होगा, विच रखना होगा। और कहाँ रखना होगा, ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो दोनों सेंटेंसेस के बीच में रखना होगा। तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, माई मदर रीड्स द बुक डेली विच माई अंकल गेव टू मी। टू मी नहीं, टू हर आएगा। ठीक है, इसमें टू हर, इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा। तो हमने आज किया है 2014 और 2015 का जो मॉडर्न जो एग्जाम में आए हुए पर्सन है उनकी बात की है। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या निकल करके आती है कि हमने जो भी दोनों पेपर में पढ़ा है वो क्या है, सारे के सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या, कौन से है, रिलेटिव प्रोनाउन। और जब हमने क्लॉज पढ़ना शुरू किया था तो मैंने क्या कहा था कि हम ज्यादा फोकस किस पे रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन पर रखेंगे, क्योंकि आज तक की जो एग्जाम्स हुई है 10th क्लास की, उनमें ज्यादातर जो पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पूछे गए हैं। तो आपका ज्यादा फोकस किन पे होना चाहिए, इन रिलेटिव प्रोनाउंस पर ही होना चाहिए, क्योंकि 90% ये रिलेटिव प्रोनाउन ही पूछे जाते हैं। बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम वाले पूछे जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन वाले पूछते हैं। तो आई होप आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर